तो क्या है? येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृष्ण व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। तो यहाँ पर जैसे कि पंचांग का हम प्रयोग करते ही हैं, तो आज भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो अब आप ये देख लेना कि आज क्या है। तो कोई बताएगा कि आज कौन सी तिथि है? चतुर्दशी है? अरे भैया। हाँ, क्या कह रहे हैं अंजलि जी, आप क्या है आज? अच्छा, ठीक है। तो प्रांजल जी परसों क्या थी? हम्म। ठीक है, वो पक्ष आपका ठीक है। मैंने प्रथम कक्षा में भी बताया था कि हाँ, तिथि जो होती है वो बदल जाती है। अभी तिथि का क्या समय चल रहा है, थोड़ा पहले दोपहर को ही तिथि बदल जाती है। तो है आज, हम किससे मानेंगे? हम मानेंगे सूर्य उदय के समय जो तिथि थी वो पूरा दिन तिथि रहेगी। ठीक है। तो अब जब कल सूर्योदय होगा, यदि चतुर्दशी होगी उस समय, तो आप क्या बोलोगे? चतुर्दशी। यदि अमावस्या लग चुकी होगी, वैसे मेरे ख्याल से चतुर्दशी ही होगी कल, अभी आज त्रयोदशी ही है। तो वो पक्ष भी ठीक है, परंतु पहले ही बता दिया। तो आज क्या है? कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। ठीक है। तो आगे क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम की हम चर्चा कर चुके हैं। किसी भी प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं कि किसी भी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाला शब्द। तो अभी तक हम तीसरा अब पढ़ेंगे। कौन सा? तीसरा सर्वनाम। तो ज्यादा ना पूछते हुए आगे बढ़ता हूँ। पहला सर्वनाम हम कौन सा पढ़े थे? ये है। ठीक है। तो ये है तद। तद ये है प्रातिपदिक। सारा कंसेप्ट पहले का रिवाइज हो जाएगा साथ में बोलते बोलते। तद है ये प्रातिपदिक। इसके क्या रूप चलेंगे? सह। और ये पुल्लिंग में बनेंगे, और स्त्रीलिंग में सा, और नपुंसक लिंग में तत्। तो सह बालक, सा बालिका, यानी वह बालक और वह बालिका। और फिर आता है तत्। तत् का क्या अर्थ है? पुल्लिंग नपुंसकलिंग में प्रयोग हुआ, तो तत्पुस्तकम यानी वह पुस्तक। तो ये हो गया पहला सर्वनाम। ठीक है। इसके बाद हमने जो दूसरा सर्वनाम पढ़ा था वो था ये युष्मत। ठीक है। ये है प्रातिपदिक। ये जो शब्द आपको दिख रहा होगा, देखो आपको एक शब्द मैं बताता हूँ। आनुपूर्वी। आनुपूर्वी। तो जब मैं आपको बोलूंगा आनुपूर्वी, तो आपको ये शब्द की जो आकृति दिख रही है, यानी या के नीचे छोटा ऊ, शा, आधा शा, मा, द इत्यादि, वैसे ही। तो अब देखो, एक शब्द होता है अग्नि। ठीक है। अब जब हम बोलते हैं अग्नि, तो आप अग्नि से क्या समझते हो? क्या आप अग्नि से ये समझते हो जो वो पदार्थ जलने वाला है, या फिर एक ऐसे शब्द की आकृति जिसमें पहले आ है, फिर आधा गा है, फिर ना है और ई की मात्रा है? तो इसको हम जो आकृति आकृति में शब्द बोल रहा हूँ, इसके स्थान पे आप इसका प्रयोग कर सकते हो। किसका? आनुपूर्वी। तो आप स्पेलिंग भी इसके ट्रांसलेशन हो सकती है, परंतु देखना पड़ेगा क्या मानेंगे इसको इंग्लिश में। तो एक होती है अग्नि पदार्थ, जैसे कि जैसे पीयूष। पीयूष क्या है? मैं पदार्थ हूँ पीयूष। और और ये जो आनुपूर्वी पीयूष क्या है? ये जो लिखा हुआ है सामने। तो ये थोड़ा एक शब्द की चर्चा हो गई। तो ये जो आपके सामने शब्द जैसे आनुपूर्वी जो लिखे वो क्या है? युष्मत। ठीक है। तो युष्मत के क्या रूप चलते हैं? हो चुकी है चर्चा। त्वम युवाम यूयम। यूयम कोई ना बोले, यू यम। जो ऊ है वो उकार नहीं है। ठीक है। उसमें क्या देखना है? हाँ, कार का भी प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। उकार नहीं है। क्या है? ऊकार है। ऊकार। तो ये ध्यान देना। इसके बाद कोई समस्या हो तो माइक ओपन कर लेना, आगे चलते रहता हूँ। तो ऊकार है, यू यम। और दूसरा एक जो मैंने आपको वो बताया था कि ये जो युष्मत शब्द है, इसके साथ ही किसका प्रयोग होगा? मध्यम पुरुष का। ठीक है। तो ये रहा आपके सामने मध्यम पुरुष। तो इसका प्रयोग ही होगा, और कहीं इसका प्रयोग नहीं होगा। तो जब आप बोलोगे त्वम, तो त्वम शब्द के साथ पठसी, लिखसी, खादसी, यही आएगा। अब हम प्रत्यय पढ़ चुके हैं कौन से? तिप्तस झी, सिप्तस्था, मिप्वस मस। तो अगर याद नहीं किसी को, पहले की कक्षा नहीं ली, तो अब फिर वो बहुत लंबा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे तिप्तस झी,
तो इसलिए बनता है पठति पठतः पठन्ति। ये रहा पठति वाला ती। फिर आता है सिप, पठसी बनता है, ये रहा सी। तो पठसी, पठथः, पठथ। विसर्ग बहुवचन में नहीं होता। तो ये हो गया अभी तक का कि युष्मत शब्द के साथ किसका प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष का। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अस्मद। अब देखो क्या है, वो जो श है वो है षट वाला श, और ये जो सा है ये कौन सा वाला सा है। तो इसका उच्चारण स्थान बताइए कि इस सकार का उच्चारण स्थान क्या है, मतलब कहाँ से बोला जाता है। तालु, ठीक है तालु। कोई और नहीं बता रहे, मतलब तुक्का ही मार लो, गलत हो तो ठीक है कोई नहीं। चलो कोई नहीं। तो तालु नहीं होता। हाँ किसी ने बोला तो चलो ठीक है। तो ये है ठीक है, यानी दंत्य। तो दंत्य जैसे कि सा बोलते हो ना सा, तो आपके दांत खुल रहे हैं। अब ये प्रैक्टिकल देखना है तो देखो ना, ये रहा प्रैक्टिकल आपकी आंखों के आगे। सा दांतों से निकला ना। अगर आप शा, तो आपकी जिह्वा जिस भाग को स्पर्श कर रही है, छू रही है, उसको क्या बोलते हैं, तालु। तो च छ ज झ श, तो चा का भी उच्चारण वहीं से होता है। तो ये उच्चारण का कुछ भेद है, ये देखेंगे पहले की कक्षाओं में ना, पहले था जब पढ़ाया था ये मैंने। तो ये वाला बैच हो सकता है कि इसमें ना पढ़ा हो, पर कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा है, सा है, दंत्य सा है, तो हम सा नहीं बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, सकार। कार प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। कार प्रत्यय किस वार्तिक से होता है, वर्णात कारण। तो अस्मद दकारांतः अलिंगः। अब देखो, अहम स्त्री भी बोल सकती है अहम, पुल्लिंग भी बोल सकता है अहम, और कोई नपुंसक लिंग का शब्द जैसे आपको नपुंसक लिंग तो क्या बोलोगे, बोलेगा नहीं। कोई आधुनिक यंत्र है, उसका कोई लिंग नहीं है, ना वो स्त्री है ना पुरुष, तो वो अहम वो भी बोल सकता है। यदि एआई के जमाने में बोलने वाला जैसे आ ही रहा है, तो वो अलिंग शब्द है, कोई भी तीनों जेंडर के बोल सकते हैं। फिर क्या आता है, अहम, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है मैं। अब इसे मैं नहीं पढ़ना चाहिए, मैं। अब क्यों, यहाँ पे चंद्र बिंदु भी लगी हुई है देखो। तो जैसे ही चंद्र बिंदु आएगी तो नासिका से बोलना है। तो एक है मई, वो बिना चंद्र बिंदु वाला होगा, एक है मैं। मैं, मैं। अब आप, हाँ, तो सुप्रिया जी देखिए यहाँ पे क्या है, अहम शब्द का है यो। अहम शब्द का अर्थ होता है मैं। अब जिसको नहीं पता, अगर कक्षावली जैसे नहीं चली तो ये बस ध्यान रखो कि ये जैसे लिखा है, ये लिखा है मई, वैसे पढ़ेंगे मैं ही, वो चलने दो हिंदी में जो चल रहा है, लेकिन बता रहा हूँ मई। और जैसे यहाँ पे चंद्र बिंदु आ जाएगी, अब ये चंद्र बिंदु का ये नहीं होता, बस सिर्फ ये दिखता है आपको, ठीक है, आपको ऐसे ही दिखेगा वो। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे पढ़ेंगे मैं। नासिका से भी बोलना है, परंतु हिंदी में क्या पढ़ा जाता है, मैं। तो अब छोड़ो कोई नहीं। तो हम्म, तो एक बार रूप में देख देख लेता हूँ, अब वही प्रथमा सब कुछ है। अच्छा इसमें क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, नोट्स में भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका शब्द पाठ। शब्द पाठ में जाके आपको अधिकतर शब्दों की, पहले 1-2 साल पहले ऐप में ये नहीं थी व्यवस्था कि आप क्या कर सको, शब्द पाठ। तो बहुत ज्यादा शब्द नहीं होते थे, अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो ही गई है। तो ये रहा सामने। तो इसे क्या पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ एक बार। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम। देखो अवाभ्याम कोई ना बोले, क्योंकि मुझे पता है यही गलती होगी। आवाभ्याम, मुख को खोलना पड़ेगा। आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको अभी चर्चा करेंगे। मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। देखो क्या लिखा है, अस्मभ्यम। मकार पूरा है इसलिए पढ़ा अस्मभ्यम। तो आगे क्या है, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। तो अब देखो क्या है, ये तो हो गया। चौथा वाला चतुर्थी देखते हैं, साथ में यहाँ पे क्या है, माँ नौ नह। यहाँ आपको दिख रहा होगा माँ नौ नह, मे नौ नह,
मेनऊ नह, इनको अवश्य याद करिए। युष्मत में भी था, तो एक बार युष्मत के अंदर कोई मुझे बताएगा? हाँ, प्रांजल जी को याद था, तो आप ही बताइए। द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी के अंदर जो अलग अलग चलते हैं उनका याद हो तो आपको। जैसे यहाँ पे मा नऊ नह चल रहे हैं, वहां पे क्या चलता है? तीनों बताओ ना। चलो ठीक है भैया, सब में ही बताना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बाकी काहे छोड़ रहे हो? ठीक है, तो इन्होंने बोला है त्वा वाम वह, ये ठीक है? तो ये ठीक है। जैसे साथ में लिखा है त्वा वाम वह, ते वाम वह और ते वाम वह। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम बोलते हैं नमस्ते, नमस्ते कैसे बना? नमः ते। नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए बोला जाता है कृष्णाय नमः, रामाय नमः। तो यहाँ क्या लिखा होता है? अरे ये कहाँ, ये सिद्धि होती है, देखो ऐसे सिद्धि करते हैं शब्दों की। अच्छा, इसमें ज्यादा नहीं जाना, देखो छोड़ो इसको। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ते। तो नमस्ते, विसर्ग को सा हो जाता है नमस्ते। और बहुवचन में जब बहुत, हाँ ठीक है, अब नहीं आओ। तो बहुत बहुवचन में जब अधिक लोग हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? नमो वह। तो इसलिए वो उस वीडियो में समझा दिया था दूसरे। तो ये आपको याद रखना है, त्वा वाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह। अब इसका कारण क्या है कि ये क्यों अवश्य याद रखने हैं? श्लोक छंद में गाया जाता है, जैसे सबको पता है। तो छंद के अंदर जो मात्रा की गणना है वो कंप्लीट बैठ जाए, इसलिए जो अ, कवि होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रकार श्लोक की रचना करते हैं कि वो छोटे छोटे शब्दों को भी ले लेते हैं, जैसे ये वाले में, नऊ नऊ, नहा। तो ऐसे, तो एक बहुत है प्रसिद्ध श्लोक जिसमें मे का प्रयोग आता है। तो किसी को कोई एक स्तोत्र भी है वो, तो किसी को याद है जिसमें वो मे वाला प्रयोग आता है? ठीक है, और कोई? आएंगे उस पर अभी। नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभी इन्होंने बताया, अब एक क्रॉन्च पक्षी वाला है, तो क्रॉन्च पक्षी तो भैया रामायण का ही प्रसंग आता है, होगा उसके अंदर। परंतु ये है, एक स्तोत्र सुना होता है ना, जैसे समश्व में करके बड़े सारे पद आते हैं कि इत्यादि। तो वैसे ये याद कर लेना, बाकी कहीं जब श्लोक की व्याख्या पढ़ोगे तो ये अवश्य में। तो मह्यम है, उसके बाद वो तो है ही, मा नऊ नह, मे नऊ नह, मे नऊ नह। नऊ है, नो ना पड़े कोई। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? मह्यम। तो ये लिखा हुआ है, देख लेते हैं भैया, यही लिखा है और कुछ लिखा? तो देख लो, यही लिखा है, ठीक है, मह्यम। तो अब यहाँ पे क्या होता है? अब वर्ण विच्छेद थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि हकार जो होता है वो होता है हलंत। फिर क्या है? यकार। और आगे तो प्रक्रिया पूरी सेम ही है। यहाँ पे तो माँ हलंत है, हलंत ये चिन्ह होता है, जो भूल गए हो। तो अब देखो क्या होता है, जब चिन्ह मतलब जब व्यंजन हलंत होता है, यानी आधा होता है, स्वर नहीं होता, उसका मुख में प्रयत्न तो होगा। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग उस पे कि वो उसकी ध्वनि निकलती है नहीं। जैसे हा का क्या होता है? मुख खुल रहा है, तो आप क्या मुख खोलोगे ही, तो हल्की सी हा बोलो। अगर ये पूरा होता तो आप क्या बोलते? माहयम। माहयम नहीं है, मह्यम। हल्का सा, बस आपने हकार के लिए मुख खोलना है और आपने या बोल देना इतने देर में। तो इसलिए माहयम ये अलग होगा और होगा मह्यम। तो मह्यम ऐसे करके, तो ये छोटा सा वो होगा। देखो, उच्चारण तो मैं ग्रुप पे भेजूंगा, बाकी चेक करवाना है तो मेरे को भेज दो पर्सनल पे, बोल कर कि देख लो कहीं त्रुटि है जो मैं बोल रही हूँ या नहीं, तो तब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे हो जाता है, भेजते भी हैं बाकी बच्चे, आपकी इच्छा हो तो भेज देना। तो ये है, ये याद कर लेना क्या है। तो एक बार पढ़ा देते हैं, प्रांजल जी आप पढ़िए, फिर बाकी देखो बाकियों से बढ़ाते हैं।
तो कोई मुझे बता सकता है कि त्रुटि कहाँ पे हुई थी? किसने बोला? अच्छा ठीक है, शुक्रिया तुम। तो क्या होगा षष्ठी एक वचन पावनी थी, आप बताइए। पावनी कहाँ है? हाँ, तो उन्होंने भी तो मम बोला था, तो सेम ही हो गया ये तो। ठीक है, कोई नहीं। प्रांजल जी आप बताइए, अब क्या होगा उसका उच्चारण? षष्ठी का क्या उच्चारण होगा? हाँ, तो मम। तो जैसे बोलते हैं, मम नाम पीयूषः। अब यहाँ पे जैसे सारी स्त्रियां हैं, तो मैं बोलूंगा भवती। हाँ, जैसे भवती तो उसमें प्रथमा हो गया। भवत्याह नाम किम। तो संस्कृत भारती में प्रथम वाक्य ही ये सिखाते हैं। मम नाम पीयूषः। अगर पुल्लिंग है तो भवतः नाम किम, आपका क्या नाम है। और स्त्रीलिंग है तो भवत्याह नाम किम। अब देखो नाम, अब नाम नहीं बोलते, नाम बोलते हैं, मम ये बोलते हैं। सबसे प्रथम जो त्रुटि होती है ये मम की ही होती है। तो हो सकता है कि वो फ्लो में निकल गया हो, परंतु बाकी सबके लिए भी ये द्रष्टव्य विषय है, यानी देखने योग्य विषय है, क्योंकि नहीं, ये समस्या यही आती है इसके अंदर। तो आगे क्या है? ये हो गया आपका क्या, अस्मत् शब्द रूप कंप्लीट। ठीक है, तो ये याद हो जाए, बाकी आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पहले हमने क्या पढ़े? पहले हमने आकारांत पुल्लिंग पढ़े। तो जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द है वो सारे हो गए। फिर आगे आकारांत नपुंसकलिंग पढ़े। ठीक है। अब आते हैं अरे यहाँ पे मैंने लिखा नहीं ऊपर, कोई नहीं। आकारांत स्त्रीलिंग। अब देखो, मैं अब आपको बताता हूँ। जितने भी आसपास अधिकतर आपकी लड़कियां होंगी, उनका नाम या तो आ से अंत हो रहा होगा, या तो ई से अंत हो रहा होगा। ठीक है। तो इसका भी कोई कारण होता है, कोई प्रत्यय जुड़ जाता है व्याकरण की प्रक्रिया में, इसलिए अधिकतर लड़कियों का नाम या तो आ या तो ई। हाँ, या तो ये भी हो सकता है कि छोटी ई से हो। तो जैसे आप खुद देख लो अपना नाम ही तथा अन्य। तो जैसे हमने लता का करा, हमारे जितने भी अधिकतर जो लड़कियां हैं उन सब के नामों के शब्द रूप हो गए कंप्लीट। तो पहला शब्द क्या है? रमा। तो रमा वही है, जैसे राम है वैसे रमा, लक्ष्मी। अब यहाँ पे तो कर लेते हैं आगे जल्दी से, लता लता। हाँ, तो ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है वो है नाम। लता लता, बालिका का बालिका ही, कथा का कथा और कहानी, क्रीडा। हाँ, देखो कोई क्रीडा ना बोले। अब क्या होता है कि दो चीजें जो नहीं है संस्कृत में, वो क्या नहीं है? ये नहीं है और ये नहीं है। मतलब नीचे बिंदु लगा हुआ, हमारे पास क्या है? हमारे पास है ये और ये, यानी बिंदु ना लगा हुआ। तो डमरू होता है, ढमरू। हाँ, लेकिन देखो क्या होता है, वो शब्द उसके अनुसार बन गए हैं। तो जैसे मैंने मास पढ़ाया था, 12 मास पढ़ा चुका हूँ, कृपया याद कर ले। तो इसको लोग क्या पढ़ते हैं? आषाढ़। अब आषाढ़ हिंदी में पढ़ा जाएगा, परंतु इसका मूल शब्द क्या है? आषाढ़। ढ है ना, ढ। तो ढोलक होता है। अब आषाढ़, हाँ, डा ड़ा घूम जाता है, वो पता नहीं क्या साउंड है। तो आषाढ़ पढ़ा जाएगा। क्यों ये प्रसंग क्यों आया? क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्रीडा। क्रीडा नहीं होता, ड़ा नहीं होता, क्रीडा होता है, डमरू वाला डा। तो जैसे है, अब ये जो क्रीडा धातु है, क्रीडा शब्द है, ये कहाँ से बना होगा? ये क्रीडति, ये जो खेलता है, इसी धातु से बना होगा। तो सभी जो शब्द होते हैं वो कहाँ से बने होते हैं? वो धातुओं से बने होते हैं। धातुओं से ही अलग अलग प्रत्यय होकर अलग अलग अर्थों में कार्य होता है। तो इसलिए जो पाणिनि जी ने धातु पाठ लिखा, उसका भी बच्चों का कंठस्थ करा दिया जाता है कि आपको धातुएं याद हो जाए। बाकी हम करा ही रहे हैं, साथ में प्रतिदिन धातु तो लिखते ही है। तो आगे क्या है? क्रीड़ा, खेल, पाठशाला। तो पाठशाला के लिए तो विद्यालय भी, विद्यालय ये भी शब्द है, और पाठशाला तो है ही। फिर आगे आता है विद्या। विद्या, विद्या का अर्थ है विद्या और ज्ञान। देखो एक ही शब्द है, प्रथम कक्षा वाली बात आ गई, आसंदह वाली, कि निर्जीव वस्तु है फिर भी वो आकारांत पुल्लिंग बन गई। वैसे ही विद्या, जिस देखो जिस चीज तो नहीं बोलूंगा, जिस विषय का प्रतिपादन कर रहा है शब्द। अब थोड़ी कठिन भाषा होगी, कि जिस विषय का शब्द प्रतिपादन कर रहा है वो क्या है? विद्या पदार्थ। विद्या है मतलब
चीज बोल लो, पदार्थ को आप थिंग जिसको कह देंगे। तो विद्या पदार्थ। अब वही विद्या पदार्थ ज्ञान शब्द से भी उसका अर्थ निकलता है, परंतु ज्ञान शब्द कैसा है? आकारांत नपुंसक लिंग शब्द। तो हो सकता है पदार्थ सेम है, परंतु अर्थ शब्द अलग अलग लिंगों में प्रयोग हो सकता है। सबसे अच्छा उदाहरण, मैं पढ़ाता ही हूँ प्रतिदिन आपको, तो बस याद रख लो। पीयूष पढ़ाते हैं इत्यादि, और उसी का स्त्रीलिंग में क्या शब्द बन गया? सुधा। और नपुंसक लिंग में क्या बन गया? अमृत। थिंग एक ही है क्या? नेक्टर यानी अमृत। तो पर बात अलग है। तो यहाँ क्या लिखा है? सुधा, उसका क्या बन गया? पीयूष। अरे वो तो आकारांत में विभक्ति के साथ बने। तो सुधा सुधे सुधा, सुधाम सुधे सुधा, सुधया सुधाभ्याम सुधभी, ऐसे करके रूप बन गए। लत्या लताभ्याम लतया इत्यादि। अच्छा ये, हाँ। अब आते हैं आगे, इस पे चर्चा करते हैं धातुओं को। तो यहाँ तक कोई समस्या? तो माइक ओपन कृत्वा पृच्छतु, अन्यथा अग्रे चलामः। है कोई समस्या? यही भेज दो फिर। ठीक है। अस्तु। आगे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे जो मैंने अभी वाक्य बोला कि माइक ओपन कृत्वा, अब यहाँ पे देखो, हम जितने शब्दों का प्रयोग कराएंगे, जैसे कि अखबार ले आओ, समाचार पत्र ले आओ। तो पहले क्या पैटर्न है, जैसे मैंने सीखा है अभी तक, कि आप लोगों के कानों के अंदर में हिंदी शब्दों का रस घोलू। उसके बाद जब वो आपके शब्द बनेंगे, आप लोग भी उनको चिंतन करो और मन में सोचो कि हम अपनी हिंदी की वाणी को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। और जब वाणी शुद्ध हो जाएगी, तो आपको फिर सिर्फ धातु का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अखबार ले आओ, ठीक है, समाचार पत्र ले आओ। अब आपको किसका ट्रांसलेशन करना है? ले आओ। तो समाचार पत्रम आनयतु। अब ये क्या है आनयतु, वो आगे चर्चा करेंगे, परंतु बन गया कार्य। ऐसे ही शब्दों को प्रयोग करना है। अरे यार, एक तो ये क्लास और मैप ने ही धोखा दे दिया है। क्या करें इसका, और ये चल गया वहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या है? हाँ ये रहा अपना धातु पाठ का पीडीएफ। हाँ यही तो देखना था मूल। और प्रारंभ से अभ्यास दो पर्यंतम। तो अब देखिए, 10 हमारे लकार होते हैं। आज हल्की सी उस पर चर्चा करेंगे, फिर हो जाएगी बात खत्म। अच्छा ये पहले तक का है, कृपया ये कर लो। ये देखो यहाँ पे किसका प्रयोग हो रखा है? त्वम युवाम यूयम का। तो यहाँ पे वो नहीं दे रखा मैंने। ये धातु है, धातु। जिसमें अधिक थोड़ा धातु के बारे में पढ़ना है, जैसे जो पठती रूप चल रहे हैं, वो इतिप तज्जी प्रत्यय है। और आज हम इस पे चर्चा करेंगे उपसर्गों पर। ठीक है, उपसर्ग एक हो। अच्छा, तो ये उपसर्ग है, ये क्या होते हैं, आज इस पे भी चर्चा कर लेंगे साथ में। तो अब क्या होता है? कहाँ गया वो? तो ये रहे धातवः। तो पहले क्या धातु है? दृश्य। देखो अब क्या होता है, गम धातु होती है। गम धातु को क्या आदेश होता है? हाँ आदेश। तो मेरे को एक बार बताओ कि आदेश पढ़ लिया है हमने, आदेश क्या होता है? आदेश पढ़ लिया कि आदेश क्या होता है? अरे कोई बोल दो, हाँ या ना तो बोलो। उत्तरम ददातु, इसका क्या अर्थ है? हाँ। अच्छा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो होता यह है, फिर से के लिए, दो आपने ये रही धातु पाठ की पीडीएफ, इसमें मिल जाएगा। दो शब्द होते हैं, एक होता है आगम और एक होता है आदेश। तो इसके लिए मैंने स्टोरी स्टार्टिंग से बनाई थी, मैं उसी को लेके चलता हूँ। दो लड़कियां बैठी है बेंच पर, तीसरी लड़की आई, दोनों को धक्का मार के बेंच से हटा दिया और आके बैठ गई। इसको क्या बोलेंगे? लड़की ने आदेश कर दिया। ठीक है, ये स्टोरी याद। दूसरा क्या, लड़की आई, दोनों को बोला थोड़ा इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, बीच में आके बैठ गई। तो ये, इसे बोलेंगे आगम। ठीक है, तो ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हाँ मुझे याद आ गया, ये रहा। तो जैसे आके प्यार से बैठना,
तो ये मित्रता ही है। तो इसलिए इसको पूर्वाचार्य यानी जो पहले व्याख्या करता थे उन्होंने क्या बोल दिया, मित्रवत आगमः भवति। ये वत का अर्थ होता है के समान। तो मित्रवत आगमः भवति कि मित्र के समान आगम होता है। प्यार से आके बैठ जाना तो मित्र ही ऐसा करता है इत्यादि। तो मित्र की तरह आगम होता है, बीच में आकर शांति से बैठ जाता है, अन्य वर्ण को नहीं छेड़ता। अब आपने जो वहां पे लड़कियों का इमेजिनेशन करा था, कल्पना करी थी, अब वहां पे आप क्या सोचिए, वर्ण। ठीक है, तो दो वर्ण ऐसे बैठे हुए थे, बीच में आके एक वर्ण बैठ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, आगम। फिर आगे आता है आदेश। ये क्या है, शत्रु, हाँ, शत्रु नहीं, शत्रुवत आदेश भक्ति। तो आके उसने हटा के बैठ गया, तो शत्रु, ये पंक्तियां याद कर लेना, छोटी छोटी है, मित्रवत आगम भक्ति, शत्रुवत आदेशो भक्ति इत्यादि। तो शत्रु की तरह आदेश दूसरे वर्ण को हटाकर बैठता है, जैसे गम को गच्छ। तो धातु तो है गम, जैसे बोलते हैं गमनम। हाँ, गमनम होता है चलना। तो धातु तो है गम, लेकिन उसके रूप चल रहे हैं गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। तो गम को क्या आदेश हो गया, गच्छ। यानी ये जो पूरा गम, गा, और हाँ, अब आनुपूर्वी जो अभी मैंने आपको शब्द बताया, गा, आ, और आदा मा, अच्छा उसका तो बोलना ही नहीं। तो गकार, आकार और मकार, इन तीनों की जो आपको आनुपूर्वी दिख रही है, उसके स्थान पे क्या आके बैठ गया, गकार, अकार, चकार, छकार और आकार। यानी ये जो गच्छ, ये आनुपूर्वी दिख रही है, मतलब इसको कहते हैं आदेश हो जाना। तो अगर हो गया, शायद मैंने थोड़ा कठिन वे में समझा दिया हूँ, इस गम को क्या हो गया, गच्छ आदेश हो गया। ठीक है, तो जब कोई बोले चलना, तो उस चलने को कहेंगे गमनम। ठीक है, तब कोई और प्रत्यय हुआ। अब मैंने आपको बोला था धातुओं से अलग अलग प्रत्यय होते हैं, और हर धातु के 1 लाख रूप बनते हैं। ये जो हम कह देते हैं ना धातु रूप, पठति पठतः पठन्ति, वो तो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा रूप है, बहुत छोटा सा। 1 लाख रूप बन रहे हैं एक धातु के। तो सोचो, ऐसे ही एक धातु कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो और ये भी बात है कि अगर आप एक एक धातु के रूप बनाना सारे सीख गए ना, तो आपको सबके रूप आ जाएंगे 90%। बाकी हर जगह एक्सेप्शन तो मिलता ही है, अपवाद। तो हम थे गम और गच पे, तो ये हो गया। अब ये क्यों आई चर्चा, क्योंकि जो अब इन्होंने धातुएं दी तीसरे अभ्यास के अंदर, वो ऐसी है। धातु क्या है, दृश्य। तो भवादि गण की धातु तो चल ही रही है, तो भवादि 10 गण होते हैं। बाकी वैसे मेरे को लग तो नहीं रहा, लेकिन किसी को वो 10 गण वाला धातु वाला कारिका याद है जिसमें 10 गणों की चर्चा करी गई है? बोल दीजिए फिर। नहीं, ठीक है, जो भी प्रयास है बहुत अच्छा है। अन्य कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपको, जैसे अगर आपने वो कारिका, देखो एक दिन में तो कारिका याद नहीं होती, मैं भी मानता हूँ, परंतु वो बहुत पहले पढ़ा दी है। तो प्रयास यही, रिवीजन करते रहता हूँ। भवाद्यदादि जो हत्यादि दिवादि स्वादि रेव च, तुदादिश्च रुधादिश्च तनादि क्रीचुरादय। तो इस प्रकार 10 गण हो गए। अब मेरे को ये थोड़ा ना क्रम से याद है, मैं श्लोक सुना दूंगा। क्रम से वैसे भी याद नहीं होता, क्रम से छोटी चीजें याद होती है, जैसे लट लिट 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 तो भी है। तो ये देखना पड़ता। तो दृश्य का क्या है, दृश्य के क्या रूप चलते हैं, पश्यति। अब ये इतना अलग बन गया, बताओ। अब आपको पश्यति का अर्थ सबको पता होगा, देखना, बालकः पश्यति। तो मूल धातु क्या है, दृश्य, ये जो आपको दिख रही है। तो अब इसको हम अपनी भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे, अरे क्या है, कि दृश्य को पश्य आदेश हो गया। जैसे कि अब थोड़ा, आज वैसे भी कल भी कक्षा होगी तो वही है ना, आज ये भूमिका बनानी है। तीसरे अभ्यास में क्या होता है, तीसरे अभ्यास में उन्होंने तो देखो जिस प्रकार दिया है वैसे ही दिया है कि आप
वैसे कर लो, लेकिन समझते हैं। तो क्या है देखो, धातु है आपकी दृश्य। ठीक है, इसको क्या आदेश हो रहा है? पश्य। ठीक है, इससे कर लो टिप प्रत्यय। प्रत्यय क्या बना? पश्यति। अब व्याकरण की प्रक्रिया से इसका लोप हो जाता है, मतलब ये गायब हो जाता है। तो अब आपको दिखा ये पश्यति। लेकिन आपने एक शब्द सुना होगा, दर्शन। तो दर्शन तो सबने सुना है। वो जो दर्शन शब्द है, वो इसी शब्द से बन गया। हर जगह पे आदेश नहीं होगा, उन्होंने बोल दिया यहाँ यहाँ होगा। उसकी चर्चा कल अगली कक्षा में करेंगे ही, क्योंकि आज यहाँ पे भूमिका बना है। अब आपने, तो यदि आपसे बोले कोई गम के रूप सुनाओ, तो आप बोलोगे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। पर अगर आप बोलो दृश्य के रूप सुनाओ, तो आप बोलोगे पश्यति। ऐसे ही बहुत सारी धातुएं होती है जिनको अलग अलग स्थानों पे, ध्यान से सुनना, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग आदेश होते हैं। अब सब तो हम याद नहीं कर सकते, तो जितना पुस्तक में उतना ही देखेंगे। तो आज तो लगता है सभी ऐपों ने चलने का वो कर लिया। ना बसें चलती है, ना ऐप चलते हैं, क्या चलता? चल गया। तो यहाँ है धातु पाठ। देखो यहाँ पे साधारण से लिखो दृश्य। ये लिखा हुआ है आपके सामने। ये आप देखो, मैंने आपको ये बताया था। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये धातु इस अर्थ में आ रही है। मुझे किसने बताया? या जिसने मुझे बताया उसको किसने बताया? उसको पाणिनि जी ने ही खुद बता दिया कि ये जो दृश्य धातु है वो किस अर्थ में आई? दृश्य प्रेक्षण है। अब इस बैच के अंदर मैंने पूरी धातु का अर्थ नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा कठिन हो जाता है। तो अगर वैसे किसी को चाहिए हो कि मुझे पूरी धातु के अर्थ चाहिए, वैसे अभी जो प्रारंभ कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, तो जैसे थर्ड ईयर में इत्यादि में हो, तो वो मेरे को बोल दे, मैसेज। तो दृश्य धातु आपको दिख गई। ये क्या उसका रूप चल गया देखो। पहले तो अच्छी तरह ऐप अगर चलाना आ गया तो आपको क्या है, अभी आपकी भूमिका बन रही है। यहाँ से व्याकरण में प्रवेश हो जाएगा, बाकी तो ग्रंथ तो खुद लगाना पड़ता है। मुझे किसी पीएचडी स्कॉलर ने बताया था, आपको सिर्फ ग्रंथ में प्रवेश कराया जाएगा, बाकी आगे आपको खुद देना पड़ेगा। हम तो करेंगे ही जितना हो सके। पश्यति रूप चल रहा है, पश्यति पश्यता पश्यन्ति। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ पे कुछ दृश्यात सा चल रहा है। मतलब द्रि तो है वहां पे। अब ये नहीं देखना कि सेम है या नहीं, वहां द्रि तो है। यहाँ क्या चल रहा है? दृश्यात। तो ये भी कोई लकार होता है, लिंग लकार। अब ये क्या है? लिट। यहाँ क्या है? ददर्श। मतलब एक ही धातु जिसका पश्यति चल रहा है, एक लट लट लकार में, उसका लिट में क्या चल रहा है? ददर्श। ददर्श, ये पढ़ना चाहिए ददर्श ने। तो ऐसे अलग अलग स्थानों पे अलग अलग आदेश होंगे, उसके लिए भूमिका आज बन गई। तो अब एक उदाहरण हो गया, अन्य सारे अभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहली धातु क्या है? दृश्य। इसको क्या बनेगा? पश्यति। दूसरा धातु हैष्ठा। अब देखो, अगर आपको कोई बोले ना, तो आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। जैसे अब ये तो आपको याद रहता है कि धावती का अर्थ भागना होता है, धाव धाव धातु है। ऐसे ही ये भी सारे आपको याद करने पड़ेंगे। अभी मैंने अर्थ नहीं करा रहा, बाकी जैसे मेरे को या कोई व्याकरण पढ़ता है उसको अर्थों से याद है सारे। तो अभी आपने ऐसे ही याद करना है। स्था। तो स्था का क्या है? रुकना या ठहरना, यानी तिष्ठति। तो बालक अत्र तिष्ठति। बालक यहाँ ठहरता है या बैठता है। ठहरने का वैसे अर्थ होता है खड़ा होना, परंतु थोड़ा सा उसका चेंज कर देते हैं कि बैठना भी माना जाए। तो ऐसे धातु का अर्थ निकला, ऐसे धातु के रूप चले। तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। एक याद है, सारे याद हो जाएंगे। आगे क्या है? पा। पा का क्या चलेगा? कोई बताएगा पा का क्या चलेगा? पीने की, पीने अर्थ में धातु है। ओ हाँ, ठीक है। वैसे ही पा है, इसका क्या बन गया? पेबती। तो पीना जैसे लिखा हुआ है, पीना, हाँ वैसे इसको हिंदी में पीना बोलते हैं। घ्रा। अब घ्रा धातु होती है सूंघने के अर्थ में। तो बालक पुष्प को सूंघता है। तो देखो कैसे, तीन तो आपकी चीजें रेडी है, और दो रेडी है तीन में से। बालक पुष्प को
तो पुष्प क्या हो गया? कर्म। ठीक है। कर्म में क्या होती है? द्वितीया विभक्ति। तो वैसे एक वचन में भी पुष्पम ही बनता है, परंतु ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि तो है ही दोनों में, एक पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि वहां भी, पर पता होना चाहिए वहां बालक पुष्पम, पुष्पम में द्वितीया है। तो सूंघता है यानी ये धातु का प्रयोग हो गया। और ये घ्रा को क्या आदेश हो रहा है? जिघ्र। तिप तो प्रत्यय है हमारा, हम चर्चा कर चुके हैं, तिप्त झी सिप्तस्था मिप्पस मस। यहाँ क्या आदेश हो गया? जिघ्र। हाँ, यहाँ पे बड़ी समस्या थी प्रथम में भी, पहले बैच में भी, वो पढ़ नहीं पा रहे थे क्या है। तो इसका वर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं क्या। देखो, देवनागरी लिपि में क्या समस्या नहीं कहेंगे, मतलब लिखने की कला कह सकते हैं, कि जब पूर्व वाला वर्ण यानी व्यंजन आधा हो, तो आगे आगे वाला नीचे आके बैठ जाता है सपोर्ट के लिए। यहाँ पे क्या है? ये जा में ई है, इतना तो हो गया, जकार इकार, ये तो स्पष्ट है। फिर क्या है? घकार। ठीक है। घकार में फिर आगे क्या आ जाता है? सीधा रेफ आ जाता है। हाँ, ये रेफ आ गया। देखो, अपवाद हर जगह होता है, ये एक अपवाद हमारा कौन सा है? ये रा। ये रा के बड़े इसमें पता है व्याकरण पूरे हर जगह पे इसका ये है, विसर्ग में भी बड़ा कुछ इसका काम चलता है। तो रा कुछ विशेष ही है मेरे ख्याल से। तो हमारा वार्तिक है रादिफह, उससे इफ प्रत्यय होके रेफ बनता है, ना कि रकार। तो घकार, रेफ, उसके बाद क्या आता है? अब आप कहो कि यार सीधा सीधा घा और रा बोल लो ना। तो देखो, होता ये है कि जैसे क्या होता है, कंठ कंठ मतलब कंठस्थीकरण कर लिया जाता था, याद कर लिया जाता था। तो कहीं पर जो वर्ण सेम सेम लगते हैं, तकार दकार त द, वो गलती से ऐसे ना हो जाए कि वो मैच हो जाए, इसलिए कार प्रत्यय और इफ का प्रत्यय का प्रयोग करा गया होगा। पहले भी वर्ड, जो शब्द है वो तो पहले से विद्यमान है ही हमारे पास, इसलिए भी ये कारण हो सकता है कि आप अलग अलग ना कर दो, आपका जो शुद्ध है वो वचन शुद्ध रहे, इसे। तो अब यहाँ पे आगे क्या है? हाँ, रा में क्या आगे आ गया? आकार। ठीक है, ये स्थिति है। आगे तो ता में इकार है, वो तो ठीक है, वो तो ऐसे। तो ये इसे क्या पढ़ेंगे? जिघ्रति। अगर घकार पूरा होता तो क्या पढ़ते? तो इसको पावनी, अगर घकार पूरा होता तो क्या पढ़ा जाता? पूरा। हाँ, अरे वैसे जैसे अगर यहाँ पे घा ये तो है ही, अगर ये लिखा होगा तो इसे क्या पढ़ेंगे और वैसे क्या पढ़ेंगे, दोनों बताओ। ठीक। अभी सुन। हाँ बोलो प्रांजल, क्या बोला जाएगा? दोनों पढ़ो। ठीक है। तो जैसे उन्होंने बोला जिघरती और जिघरती, अब ब्रेक नहीं लेना, मैंने समझाने के लिए बोला जिघरती। तो एक का अगर लोप कर दिया तो गलत पढ़ा जाएगा, तभी था त्वया। तो वहां पे देखना था। फिर आगे क्या आता है? इसका है सूंघना। तो जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति, बहुत सारे बालक सूंघते हैं तो बालकाः जिघ्रन्ति, ऐसे लिखेंगे जिघ्रन्ति। दो बालक सूंघते हैं तो बालकौ जिघ्रतः, और बालिके जिघ्रतः। बालिके क्यों बना? लता लते, और लता लते लता है इत्यादि। तो आगे क्या है? अब ये जो अगली धातु है वो है सत। मूल धातु है सत। ठीक है। ये जो लाल पेन से लिखा है भवादी, ये गणित की चर्चा हो चुकी है। इसका अर्थ है बैठना। ठीक है। तो अगर ये प्रयास रखना, आज ही ये कर लेना याद, कि आप लोग तिष्ठति का प्रयोग बैठने के अर्थ में ना करें तो अच्छा, खड़े होने के अर्थ में, जैसे ओए वहीं रुक। ठीक है। तो भो, जैसे ओए को हम भो बोल सकते हैं संबोधन के लिए, भो तत्रैव, तत्र मतलब वहीं। ठीक है, तत्र ही, तत्रैव तिष्ठतु, वहीं रुको, बैठने में अर्थ हो जाएगा, परंतु थोड़ा सा अलग 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 अर्थ है। बैठने में हम कौन सी धातु का प्रयोग करेंगे? सीदति। तो बस एक का सुन लिया, पता चल जाएगा, सीदति सीदतः सीदंती सीदति सीदतः सीदतः। ये अभी क्या है, हमने सिर्फ अभी लट लकार में पढ़ा है। लकार कितने होते हैं?
तो कितने होते हैं सुप्रिया जी लकार? ठीक है, कोई और बताना चाहेगा कितने लकार होते हैं? हम्म, तो 10 ही होते हैं, ये बात ठीक है। परंतु मैंने ये भी बताया था वहां पे पूर्व वाली में, 10 या 11, कि आप किस प्रकार गणना कर रहे हैं। क्योंकि एक का प्रयोग वेद में हो जाएगा, और फिर जो एक है वो दो में विभाजित हो जाएगा। तो वो थोड़ा देखना पड़ता है। थोड़ा वेद का और लोक का विषय यानी सामान्य संस्कृत और वेद की संस्कृत थोड़ी थोड़ी अलग है, थोड़ी सी अलग है। कोई ये भ्रम फैला दिया गया है कि बिल्कुल अलग है, वहां निरुक्त पढ़ना पड़ेगा ये वो, ऐसा नहीं है। अष्टाध्यायी का अगर कोई अध्ययन कर लेता है तो वेद के शब्दों का भी अर्थ कर पाता है। तो 10 या 11 क्यों है उस पर कभी चर्चा, अभी मैंने वो समझाया नहीं है। 10 लकार, उसकी एक कक्षा वैसे रखने तो बनती है कि 10 लकार किस किस अर्थों में आ रहे हैं। तो ये क्या आ रहा है, सद, सद का क्या होता है, बैठना, सीध। अब आती है बात उपसर्गों की। ये नीचे उपसर्ग ही दे रखे हैं। तो कोई किसी को पता है उपसर्ग क्या होता है और उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? कोई जानकारी है किसी को कुछ? बोलिए। बहुत बढ़िया, एक बार श्लोक दोबारा बोल दो। तो अब देखो इन्होंने क्या बोला, बोला याद है, और वो प्रशंसनीय विषय है, इसके लिए हम क्या भेज देते हैं कि वो तालियों वाला, ठीक है। तो परंतु उच्चारण दोष आया, तो वो ठीक करना है। क्योंकि जैसा पढ़ा जाएगा वैसे ही बोला जाए, लिखा जाएगा। तो उपसर्गेण धात्वर्थो, अब देखो धातु अर्थो आप कर सकते हो, परंतु कारिका में जैसा दे रखा है, कारिका अनुष्टुप में बंद है, और जैसा लिखा भी जाता है वैसे ही लिखना चाहिए। हाँ, शब्द का ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नियते, अब जैसे वहां पे हम ब्रेक ले रहे हैं, बलात् अन्यत्र, उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते, साहार आहार संहार विहार परिहारवत्। तो जैसे जो गेयता में चले जाएंगे गाने में, तो ये है। तो ये श्लोक क्या है, ये श्लोक कहता क्या है? तो इस पीडीएफ, हाँ ये वाली पीडीएफ जो है ना, कृपया इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा ले, तो ये आगे के लिए तो बहुत अच्छा ही है। तो ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में रखी है। उपसर्ग के द्वारा, अच्छा छोटा हो जा रहा है, धातु का अर्थ बलपूर्वक अन्यत्र ले जाया जाता है, जैसे प्रहार आहार संहार विहार परिहार में। तो अब ये सब क्या है, तो अब इसे को देखेंगे। तो होता ये है, क्या बोलते हैं इसको, सेफिक्स, हाँ प्रीफिक्स, हाँ। तो देखो दो चीजें होती है, प्रत्यय होता है और उपसर्ग होता है। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, बाद में, ठीक है, पर में। और उपसर्ग कहाँ जुड़ेगा, पहले। इसको क्या बोलेंगे, ये जो आपके सामने शब्द निकला, प्रीफिक्स, ठीक है, इत्यादि जो भी है, प्रीफिक्स जो भी। तो ये बात रहेगी कि पहले जुड़ के वो पूरा अर्थ ही बदल देगा। तो उसका उदाहरण सरल सा देखते हैं। तो जाने को, अच्छा हाँ, किससे पूछा जाए, आनंद से ही पूछता हूँ। तो अच्छा हाँ, गौरव भैया यहाँ पर हो, अत्र अस्ति वा? अस्ति, अस्ति। तो आने और जाने की क्या धातुएं होती है, क्या रूप चलते हैं? जैसे आता है, जाता है। ठीक है, चलो कोई नहीं। क्या नाम है, आनंद बताइए तब तक आप, क्या होता है आना जाना? आना,
ठीक है। तो ओके, सभी माइक बंद कर लें फिर से। हाँ। तो जैसे इन्होंने बताया, आना यानी आगच्छति, जाना यानी गच्छति। धातु क्या है? गम धातु है। और यही उसका उदाहरण दे रखा है, गम धातु से। ये आंग लिखा हुआ है, देखो। अंगा नहीं पढ़ेंगे उसे, ंगा पढ़ेंगे। आंग। यहाँ पे तो अंगा वैसे बन जाता है, आंग उपसर्ग प्रीफिक्स लगाकर आगम बन जाता है, जिसका, देखो देखो, हाँ, वहां हम क्या पढ़ते हैं, हिंदी में हम आगम पढ़ रहे हैं, परंतु लिखा क्या जाता है? आगम। और ये वास्तव में लिखा है आगम, क्योंकि मकार हलंत है। तो जिसका अर्थ होगा आना। तो जैसे अभी चर्चा करी कि उपसर्ग लगकर धातु का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। तो एक अर्थ था जाना, तो एक अर्थ हो गया आना। तो हाँ, तो यहाँ क्या लिखा है? गम। तो गम का क्या बना? जाना। गच्छति, आगम, आना, आगच्छति। तो ऐसे धातु का, धातु से उपसर्ग जुड़ते हैं। तो अब ये, अब आपको हमेशा याद रहेगा, अगर आप इसको एक बार दोबारा लिख के रिवाइज कर लेंगे, कि जब आपने आंग उपसर्ग लगाया गम धातु से, तो इसका लोप हो जाता है। लोप का अर्थ ये समझिए, गायब हो जाता है। तो ये क्या बना? आगम। ठीक है। और लट लकार में क्या बन गया? आगच्छति, यानी बालिका आगच्छति, बालिका आ रही है या आती है। लट लकार के दो अर्थ होते हैं, आ रही है, आती है, या कमिंग। हाँ, देखो देखो, इंग्लिश में क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है और सिंपल प्रेजेंट होता है। संस्कृत में कॉन्टिन्यूस का चक्कर नहीं होता। जैसे द गर्ल इज कमिंग, कमिंग क्या है? कॉन्टिन्यूस, आ रही है। और द गर्ल कम्स, आती है। तो ये आपने दो हमेशा याद रखना है, क्योंकि एक एमए की छात्रा थी, उनसे किसी गुरुजी ने पूछा मेरे सामने ही, कि मैं सुंदर दिखती हूँ। वो कहती इसका क्या होगा ट्रांसलेट, क्योंकि उनको नहीं पता था कि लट लकार का प्रयोग सिर्फ ये नहीं होता कि सुंदर दिख रहा है या दिख रही है, दिखती हूँ, आती हूँ, ये भी होता है। दो अर्थ होते हैं लट लकार। तो ये थोड़ा है अंदर का विषय। तो ये हो गया लट लकार, जैसे लिखा है आगच्छति, आगच्छता, अपनी पढ़ते आगे। और ये क्या लिखा है? उपसर्ग क्या होते हैं? तो धातु के पूर्व में लगने वाले शब्द, ठीक है, जो लगकर पूरा अर्थ परिवर्तित हो जाए। अच्छा, जो लगकर तो नहीं होना चाहिए, तो जिसे लगकर अर्थ परिवर्तित हो जाए। ये कितने हैं? जैसे उन्होंने अभी बोला था सुप्रिया जी ने, 22 है। तो ये आज का जो गृह कार्य यही है, बाकी कल तो कक्षा होगी ही। कि आप जो आज का ये जो दे रखा है ना, जो अभी मैं लिंक भेज दूंगा, ये जो भी है सारा, अरे ये कहाँ चले गए? हाँ। तो वो आप याद कर लो तो ठीक है, बाकी कल गृह कार्य दिया जाएगा इस अभ्यास का। तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये है 22। और ये उपसर्ग बड़ा बड़ा लिख रखा है यहाँ पे, क्या है? प्रा। अच्छा। तो प्रांजल जी आप पढ़ना, एक बार देखते हैं, कुछ मुझे पता है कहाँ गलती हो गई, पढ़ो थोड़ा कुछ। जो ये 22 उपसर्ग पढ़े हैं, ये पढ़ना। तो कहाँ पर गलती करी उन्होंने, मैं ऐसा क्यों बताता हूँ। हाँ, वही। आपने अभी जिन्होंने बोला उप, उन्होंने भी उप ही बोला, उप ये नहीं बोला। तो देखो, स्मरण पक्ष से। हाँ। तो हाँ हाँ, बिल्कुल। तो स्मरण पक्ष तो मैंने भी ऐसे याद कर रखा है, प्रापरा अपसमनु अग्नि स्निग्ध दुर्व्यांग्नि अध्यपि सु, ऐसे करके याद कर रखा है। परंतु ज्ञान होना चाहिए, या पता होना चाहिए कि कौन सा वाला हलंत है। जैसे सम हलंत है, अप ये है, अप नहीं है। वो उन्होंने सही पढ़ा प्रांजल जी ने, पर उन्होंने प्रथम लाइन सही पढ़ी, उन्होंने आखिरी में क्या है? ऊपर। अब ये नहीं कि ये तो त्रुटियां ही लक्षित कर रहे हैं इत्यादि, अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर कहीं और स्थान पे त्रुटियां होगी, वो लोग लक्षित नहीं करेंगे, वो नंबर काटेंगे। तो ये क्या है? उपसर्ग। तो ऐसे ये 22 है। ये इनका जो तथ्य लिख रखे हैं,
ये इच्छा हो तो पढ़ लेना जब आप प्रिंट आउट निकालो। बाकी आज की कक्षा में कोई समस्या तो पृच्छतु। और बाकी इसका अभ्यास कल ही होगा। बाकी ये रूप याद करने हैं कल तक आपको। है कोई समस्या, कोई प्रश्न किसी का? नहीं है कोई भी? ठीक है, इस पे अभी आते हैं इस बिंदु पर। तब तक मतलब कोई समझने वाला पॉइंट है, जैसे किसी का प्रश्न, उस पे आते हैं अभी। तो कोई किसी का वैसे कोई प्रश्न है? ठीक है, लग ही रहा था कोई नहीं। तो अस्तु, तो एक बार मंगलाचरण से पहले कक्षा समाप्त करते हैं। क्या है? येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्।